पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, मैं भी दिल्ली में ही हूं और दिल्ली में ही हलचल है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कल हलचल थी। एनडीए की जीत हुई और एनडीए को दूसरों का मत भी मिला। और कल ही आपने देखा बिहार के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में बिहार के कांग्रेस नेताओं के साथ बड़ी बैठक की और उस बैठक में पप्पू यादव भी बुलाए गए, कन्हैया कुमार भी रहे। और उस बैठक के बाद जो बातें निकलकर आई सामने, वह फिर से महागठबंधन में तनाव की स्थिति को प्रकट कर रहा है। कांग्रेस बिहार में जागृत हुई है, कांग्रेस के झंडे लहराए हैं। राहुल गांधी की यात्रा का असर दिखा है, असर इस रूप में कि कांग्रेस है, यह बात घर घर तक पहुंची है। कांग्रेस बिहार लड़ रही है, यह बात वोटरों तक पहुंची है। एसआईआर की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस को महागठबंधन का हिस्सा होना है। और बिहार में महागठबंधन की बात करें तो ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है। और देखिए, इतने दिनों तक साथ रहे, जब वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, फिर भी दिल्ली में बैठक होती है और टोन यह होता है कि 70 से कम सीटें नहीं। तो देखिए, जब 70 से कम सीटें नहीं, तो फिर से तनाव हो गया। कहां से 70 सीटें? और 70 सीटों की सूची देखिए, एक खबर आई थी कि कांग्रेस ने 74 विधानसभा क्षेत्र का चयन किया है और कांग्रेस का यह मानना है कि यदि 70 से हम कम आते हैं तो लोग यह पूछना शुरू करेंगे कि राहुल गांधी ने बिहार यात्रा की, परिणाम क्या निकला? कांग्रेस की सीटें पहले से कम हो गई। तो कांग्रेस को संख्या में भी सीटें चाहिए, कांग्रेस को क्वालिटी सीट्स भी चाहिए। और राहुल गांधी आजकल देख ही रहे हैं कि बिहार को लेकर उनकी दिलचस्पी बढ़ी हुई है। तमाम लोगों से बात करते हैं, सीधी मुलाकात कर लेते हैं, संवाद करते हैं। कृष्णा अलावरू, इस बात का श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बिहार में कांग्रेस को हार दे दी। लेकिन 70 सीटें और कांग्रेस के बहाने जो महागठबंधन में तनातनी है, जब कांग्रेस 70 कहेगी तो मुकेश सहनी के बारे में हम लोगों ने कल ही चर्चा की थी कि वह कह रहे हैं अपने लोगों के बीच में कि 60 से अभी हम 50 पर आए हैं। 50 से नीचे का सवाल कहां है? दीपांकर भट्टाचार्य का मूड हमने और आपने जाना ही था कि विस्तार होना है और विस्तार के बाद यदि हमारे विधायकों की संख्या ठीक ठाक रही तो सरकार में भी शामिल होना है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति, दूसरी ओर एनडीए की तैयारी देख रहे हैं। चिराग पासवान की कुछ बातों को छोड़ दें तो बाकी एकजुटता दिखाई पड़ रही है और लोगों के बैंक खातों में रुपए जा रहे हैं, जिसके कारण चुनाव का मिजाज बदल रहा है। उधर प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से इतने तीखे सवाल पूछ रहे हैं कि पूछिए मत, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो कांग्रेस की 70 सीटों की बात फिर से कहां है यह? और क्या होगा बिहार में? महागठबंधन में सब सलामत रहेगा कि यहां भी कुछ खेल हो जाएगा? अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये सिंपल दबाव की राजनीति है, पोजीशनिंग है कांग्रेस पार्टी की, और कुछ नहीं जी। है। हम आप सब आदमी जान रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी जान रहे हैं। पॉलिटिक्स में कई हम्म। बार होता है कि आपको जो करना होता है वो आप अलग करते हैं और जो कहना होता है वो अलग, उस बात को कहा अलग से जाता है। तो कांग्रेस के नेताओं को भी पता है कि 70 सीट संभव नहीं है। जो मतलब जब संभव ही नहीं है, 243 ही सीटें हैं, 6 पार्टियां हम्म। ऑलरेडी गठबंधन में हैं, 2 पार्टियों को आपने फिर से शामिल किया है, तो 8 पार्टियों के बीच में सीटें अगर बंटनी है तो 243 सीटें कैसे बटेंगी? इस बिल्कुल। व्यवहारिकता को तो कांग्रेस पार्टी भी समझ ही रही है। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस नहीं हम्म। समझ रही है। तो उस व्यवहारिकता को समझने के बावजूद 70 सीट की मांग की जा रही है। इसका मतलब कि दबाव डाला जा रहा है कि उसमें कम से कम की कमी की जाए और आरजेडी भी हम्म। अपने कोटे की कुछ सीटें छोड़े। एक तो दबाव इस बिल्कुल। बात का है, और दूसरी वही क्वालिटी सीट की बात है कि जीतने वाली सीटें, जैसा पिछली बार कहा गया था कि कई सीटें ऐसी दे दी गई जो कभी मतलब इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन कभी नहीं जीतता है। तो वैसी जी। सीटें छोड़ करके उसके बदले में कुछ अच्छी सीटें दी जाए जहां समीकरण ठीक हो। तो इसके लिए हम्म। दबाव की राजनीति है। अभी इससे इतर कुछ नहीं दिख रहा है हमको ज्ञानेश्वर जी, क्यों? और उसके कई कारण हैं, उन पर हम लोग बात कर हम्म। लेते हैं। जी। जैसे कांग्रेस पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी हम्म। है, कांग्रेस पार्टी के को पता है कि राहुल गांधी को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना है, या कोई भी नेता बिल्कुल। अगर इंडिया ब्लॉक जीतेगा तो कांग्रेस का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनेगा बिहार का, हम्म। मुख्यमंत्री आरजेडी से ही बनना है।
तो तब आप उस चुनाव में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और आपने लोकसभा चुनाव में कॉम्प्रोमाइज कर लिया। भाई ये बिल्कुल। होता है ना, आमतौर पर समीकरण ये होता है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है वो लोकसभा चुनाव में कम लड़ेगी, ज्यादा लड़ेगी, और विधानसभा चुनाव में कम लड़ेगी। लोकसभा हम लोगों ने, हम देखते हैं एनडीए में भी ऐसी होता है, लोकसभा में बीजेपी ज्यादा लड़ती है, विधानसभा में भले 1-2 सीट का हो, पिछली बार तो 10 सीट ज्यादा लड़ी थी जेडीयू। तो ये हर जी। स्टेट में ही फॉर्मूला होता है कि राष्ट्रीय पार्टी लोकसभा सीट ज्यादा लड़ेगी, असेंबली सीट कम लड़ेगी। तो आप लोकसभा की बारी है तो आप सिर्फ 9 सीट लड़े, आपने 27 सीटें आरजेडी को दे दी लड़ने के लिए, लेफ्ट के कोटे में, मतलब लेफ्ट और आरजेडी और मुकेश सहनी मिलाकर के 27, आपने 33 से 31 सीटें छोड़ी ना, 9 इनकी थी और 31 छोड़ी आपने। 31 में फिर उनका बटा सीटें अपनी बटी उनकी। अब आप कह रहे हैं अगर 9 सीट भी माने आपकी लोकसभा की, कि आपने जो लोकसभा में आपको ज्यादा सीटें लेनी चाहिए थी आपने कम ली, 9 ली, तो उसके हिसाब से भी तो दावा आपका 54 सीटों पर ही बनता है। आप कहते हैं कि 9 सीटें आप लोकसभा लड़े तो 9 छक्के 54 हुआ। आप एक पप्पू यादव को भी जोड़ लेते हैं कि भाई हमारा लोकसभा में स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, पप्पू यादव भी हमारा ही झंडा, मतलब हमारे नेताओं की तस्वीर लगा करके जीते, भले निर्दलीय लड़ रहे थे, तो उनको भी जोड़ ले तो 60 सीटें बनेंगी आपकी। तो आप अगर लोकसभा सीट चुनाव में आपने जितनी सीटें लड़ी हैं उसके प्रोपोर्शन में विधानसभा में आप ज्यादा सीटें कैसे मांग सकते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही कि उसमें तो सीटें आपकी निश्चित रूप से कम होंगी। तो ये एक व्यवहारिक बात है जो समझने की बात है। दूसरे, विधानसभा चुनाव में जब आप 70 सीटों पर लड़े तो सिर्फ 19 जीते थे। अब उसकी काट आप इस बात से नहीं कर सकते हैं कि लोकसभा में हम 9 ही लड़े और 3 जीत गए और पप्पू यादव को मिला ले तो 10 लड़े और 4 जीत गए। अगर ये क्राइटेरिया होगा तब तो फिर लेफ्ट को सबसे ज्यादा सीटें देनी होंगी आपको, सीपीआईएमएल को सबसे ज्यादा सीटें देनी होंगी, जो 19 सीट पर लड़े विधानसभा में और 12 जीत गए, और लोकसभा में 3 सीट पर लड़े और 2 जीत गए। उनका तो 66% का रिजल्ट है, स्ट्राइक रेट है। तो उस हिसाब से आपको देना, आप कैसे उतनी सीटें दे सकते हैं? उनको नहीं दे सकते हैं। वो भी कह रहे थे दीपंकर भट्टाचार्य हम लोगों से बातचीत में ही, जो लाइव सिटीज के कॉन्क्लेव में, कि हम अभी 12 जिलों में लड़े हैं, हम चाहते हैं कि 20-25 जिलों में हमको सीट मिले। तो ये एक व्यवहारिक, एक मतलब जो हमको समझ में आया कि जब लोकसभा में आप कम लड़े हैं तो विधानसभा में आप ज्यादा सीटों की मांग आप करने का कोई राइट नहीं बनता है। आपने लोकसभा में जब सीटें छोड़ दी आरजेडी के लिए तो विधानसभा में आप न छोड़ें, ये संभव नहीं है। विधानसभा में छोड़ना ज्यादा जरूरी इसलिए है ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि वोट जो है, जो जिस वोट की राजनीति कर रहा है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक, वो वोट तो आरजेडी का ही है ना, लालू यादव का ही है ना, तेजस्वी यादव के नाम पर वो वोट करता है। कांग्रेस के लिए लोकसभा में वो वोट कर सकता है, असेंबली में तो उसको वोट करना है तेजस्वी यादव के लिए। तो आप अगर लोकसभा में अगर आप अपना कद बढ़ाते तो फिर आपको फायदा भी होता, क्योंकि लोग समझते कि क्या पता आप कहीं प्रधानमंत्री बने। असेंबली में तो कद बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है जबरदस्ती लड़ाई करके। दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से 70 सीटों की डिमांड रखते हुए जो कहा जा रहा है वो ये है कि राहुल गांधी की यात्रा से माहौल बदला है। तो माहौल जब बदला है और उस बदले हुए माहौल में हम कम सीट नहीं लड़ेंगे, हम ज्यादा सीट लड़ेंगे। वहां फिर हम दोहरा रहे हैं इस बात को कि लोकसभा चुनाव के पहले जो राहुल गांधी ने यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, उससे भी तो माहौल बदला था। तब कांग्रेस कम सीट क्यों लड़ी थी? कांग्रेस उसके पहले 2019 के चुनाव में 400 से ज्यादा सीट लड़ी थी। जब 2022 में उन्होंने यात्रा की और फिर 2024 में भी चुनाव के पहले एक यात्रा की, पहले भारत जोड़ो यात्रा पैदल चले, फिर दूसरी बार पूर्व से पश्चिम उन्होंने एक यात्रा की और माहौल बदल दिया, तब आप 328 सीट पर आ गए। आप 2019 से ऑलमोस्ट 100 सीट कम लड़े लोकसभा में और आपकी सीटें बढ़ के दोगुनी हो गई, आप 52 से बढ़ के 99 हो गए। तो जब लोकसभा चुनाव के पहले जो यात्रा की, जो बड़ी यात्रा की, पदयात्रा थी राहुल गांधी की, और उससे उन्होंने माहौल बदला तो लोकसभा में कम सीट लड़े। तो इस लॉजिक से तो विधानसभा में भी आपको कम ही सीट लड़ना चाहिए ना। उस यात्रा से माहौल बदलने का सीटों पर इसका मतलब कोई असर नहीं होता है। लोकसभा चुनाव में आपने यात्रा करके माहौल बनाया और इंडिया ब्लॉक एकजुट हुआ, अपोजिशन की पार्टियां साथ में आई, सबने मिल करके बीजेपी को रोकने की लड़ाई लड़ी, उसमें सबने कॉम्प्रोमाइज किए, सबने अपनी अपनी सीटें छोड़ी, और सबने जब सीटें छोड़ी तब आप जा करके एक मजबूत कोहेसिव आपका अलायंस बना, कोलिशन बना, जिसने बीजेपी को बड़ा झटका दिया, नरेंद्र मोदी की बीजेपी को बड़ा झटका दिया, 240 सीट पर ले आए। तो ये फॉर्मूला आप बिहार में भी तो दोहराएंगे। बिहार में भी फॉर्मूले पर अगर आप लड़ने जाएंगे कि ठीक है आपने यात्रा अपने लिए की, इसका मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने यात्रा की उससे माहौल बदला और इसलिए हम ज्यादा सीट लड़ेंगे, इसका मतलब है कि यात्रा आपने अपने लिए की है। उस यात्रा का ओवरऑल महागठबंधन से कोई लेना देना नहीं है, या उस यात्रा का भारतीय जनता पार्टी को रोकने की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।
अगर हम्म। आपकी यात्रा का मकसद लोगों को एसआईआर पर जागरूक करना था, उनके वोट अधिकार के लिए जागरूक करना था, आप जो कथित वोट चोरी की बात करते हैं उसको रोकने की बात करनी थी, एनडीए की सरकार को रोकने की बात आप कर रहे थे, उसके लिए आपने अगर यात्रा की है तो फिर अपनी बात आप क्यों सबसे आगे ले आ रहे हैं कि हम ज्यादा सीट लड़ेंगे क्योंकि हमने यात्रा की है और हमने माहौल बदला है। यात्रा बिल्कुल। की है, जी। उसका ज्यादा से ज्यादा फल मिले, वो यात्रा जी। फलदायी हो, ये तो तभी होगा हम्म। ना जब आपका अलायंस एकजुट होकर के लड़ेगा, जिस तरह से कोहेसिवनेस के साथ आपने चुनाव लड़ा लोकसभा का। लोकसभा हम्म। चुनाव में यात्रा करके आपने माहौल बनाया, अपनी भी सीटें त्याग की, अपनी भी सीटें छोड़ी, आपके लिए दूसरे लोगों ने भी सीटें छोड़ी। भाई अखिलेश यादव जी। ने सीटें छोड़ी, 17 सीट दी आपको उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए, जिसमें से आप 6 जीते, जहां आप 2 सीट जीते थे 2019 में। एक सीट जी जीते थे, बिल्कुल। एक ही सीट जीती हम्म। थी सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे। तो हम्म। वहां आपको समाजवादी पार्टी ने भी आपके लिए सेक्रीफाइस किया, आपको 17 सीटें दी। आपने दूसरे लोगों के लिए सीटें सेक्रीफाइस की, बिहार में आरजेडी के लिए सेक्रीफाइस किया, झारखंड में आपने हेमंत सोरेन के लिए किया, महाराष्ट्र में आपने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए सीटें सेक्रीफाइस की। इसलिए की क्योंकि ताकि गठबंधन एकजुट होकर के लड़े और बीजेपी को रोक जी। सके। तो ये लॉजिक आप बिहार में क्यों भूल जा रहे हैं? बिहार में ज्ञानेश्वर जी बिल्कुल। कल की बैठक में जो 2 बातें कही गई हैं, वही 2 बातें हैं जिस पर आपने बात शुरू की। एक पहली बात तो ये उन्होंने कहा कि भाई हमारा यात्रा से माहौल बहुत पहला कहा गया कि आप कहा गया मतलब जो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी स्ट्राइक रेट आपका अच्छा नहीं था, आप 70 लड़के सिर्फ हम्म। 19 जीते थे। उसके जवाब में कहा जा रहा है कि भाई हमारा लोकसभा चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया रहा, आप देखिए हम 4 जीते, पप्पू यादव को जोड़ करके कहा जा रहा है। और दूसरा ये हम्म। कहा जा रहा है कि दूसरी बात जो हम कही जा रही है कि हमारा यात्रा से माहौल बदला है। तो ये इसका मतलब कि आप इस पर इसके आधार पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो फिर लोकसभा चुनाव में आपने कैसे कॉम्प्रोमाइज किया था? ये फॉर्मूला बिल्कुल। तो आप असेंबली में भी लागू करेंगे। तो हमारा जी। इनकी बातचीत का यही लब्बो-लुआब है कि जो ये बात कही जा रही है 70 सीटों को, वो सिर्फ दबाव की बात है। जो हम्म। सीटों का फॉर्मूला होगा ज्ञानेश्वर जी, वो जिस तरह से हम्म। लोकसभा का तय हुआ था उसी तरह से होगा। और लोकसभा का बिल्कुल। के फॉर्मूले के हिसाब से भी तय होगा अगर आपको, तो 9 लोकसभा सीटों के हिसाब से आपकी 54 विधानसभा सीटें बनती हैं। तो और 10 54 जोड़ में ले जब तो 60। हाँ, और नहीं 10 सीटों पर लेकर के 60 होती हैं। उसमें भी जी। कुछ सीटों पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अगर अगर ये बात आती है कि ठीक है आपको 60 सीटें देंगे, लेकिन हेमंत हम्म। सोरेन को आप एडजस्ट करिए अपने में। हेमंत जी। सोरेन आपके पार्टनर, आप मतलब झारखंड में तो सरकार चला ही रहे तीनों पार्टियां मिल करके, आप अपने कोटे हम्म। से हेमंत सोरेन को सीट दे दीजिए। तो 1 या 2 सीट हम्म। आप जो छोड़े उसमें से आप छोड़ दें उनके लिए। पशुपति पारस को फिर आरजेडी अपने में एडजस्ट करे। तो ये जो सीटें कांग्रेस की कम हो वो सीटें फिर मुकेश सहनी के कोटे में जाए, और लेफ्ट को उतनी ही सीटों पर मनाया जाए जितनी सीटों पर वो लोग लड़ेंगे। ये एक व्यवहारिक हम्म। फॉर्मूला लड़े थे, पिछली बार लड़े थे। ये एक जी। व्यवहारिक फॉर्मूला दिख रहा है ज्ञानेश्वर जी। अगर अगर ये हम्म। लोग तेजस्वी यादव की सीटें कम करेंगे, ज्यादा सीटें कम करने की कोशिश करेंगे, तो इससे बीजेपी को मौका मिलेगा ये बताने का, ये मैसेज बनाने का कि क्या पता तेजस्वी को सीएम नहीं बनाया जाए। आप घोषणा तो नहीं बिल्कुल। कर रहे, उनकी सीटें भी हम्म। अगर कम कर देंगे तो उसके बाद तो फिर उनका दावा कैसे बनेगा मुख्यमंत्री पद के लिए, सर्वोच्च नेता के लिए, या बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने का उनका दावा है ना भी कि हम सबसे बड़ी पार्टी बने। आप उनको 125 सीट पर अगर ले आना चाह रहे हैं तो ये कैसे हम्म। दावेदारी हो? जी। तो ये तमाम व्यवहारिक संकट है जिस बात को कांग्रेस पार्टी जान रही है। इस बात हम्म। को जानते हुए भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत एक दबाव की राजनीति की जा रही है। और ये इसलिए की जा रही है, जो आपने कहा ना कि मुकेश सहनी अपने लोगों के बीच कह रहे हैं कि अभी तो हम 50 पर आए हैं। जी। तो अब उनको भी न्यूट्रलाइज करना है, उनके दबाव को भी। देखिए वो बिल्कुल। अब बिल्कुल। कि उनका भाई कांग्रेस बड़ी पार्टी है, 19 सीट की पार्टी हम्म। है, मुकेश सहनी के पास अभी कोई सीट नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है हम्म। उनका। कांग्रेस पार्टी के हम्म। 19 एमएलए हैं और पप्पू यादव को मिला ले तो 4 एमपी हैं, और हम्म। राज्यसभा के भी सदस्य हैं, 2-2 राज्यसभा के सदस्य वहां अखिलेश सिंह को देखिए और रंजीत रंजन को, जिनको छत्तीसगढ़ से भेजा गया है, तो 2-2 बिहार के लोग राज्यसभा भेजे हुए हैं कांग्रेस ने, मतलब हम्म। कांग्रेस पार्टी ने। उसके 4 लोकसभा सांसद हैं, 19 विधानसभा की सीटें उनके पास हैं, तो वो तो बहुत ही बड़ी पार्टी होगी ना मुकेश सहनी के मुकाबले। बिल्कुल। बिल्कुल। और बिल्कुल। अभी भी अकेले लड़ती है कांग्रेस पार्टी तो 9-10% वोट ले आती है। तो और कांग्रेस यह भी कहा जा रहा है ना अजीत जी, यह भी कहा जा रहा है ना कि मुकेश सहनी के बहाने तेजस्वी यादव कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं कि देखिए आपकी डिमांड इतनी है और मुकेश जी की डिमांड इतनी है, तो फिर बात बनेगी कैसे? तो मुकेश सहनी भी एक टूल्स बने हुए हैं तेजस्वी यादव की ओर से कांग्रेस पर दबाव की राजनीति का प्रकटीकरण के लिए।
बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो जब उन्होंने वहाँ वाल्मीकि नगर में या पश्चिमी चंपारण में कहीं जहाँ अपना अधिवेशन किया था और जहाँ वाल्मीकि कहा नगर कि जी। वाल्मीकि नगर में कि 60 सीट जीतेंगे, उस समय हम लोगों ने चर्चा की थी कि उनको हम्म। वो फिर वो एक तरह से प्रॉम्प्ट किया गया था आरजेडी की तरफ से कि आप ज्यादा सीटें मांगिए ताकि कांग्रेस हम्म। को दबाव में ले आया जाए। अब कांग्रेस ज्यादा सीट मांग रही है तो कांग्रेस के जरिए मुकेश सहनी को दबाव में ले आना है, मुकेश सहनी की डिमांड के जरिए कांग्रेस को दबाव में ले आना है कि भाई आप दोनों के बीच बिल्कुल। में अगर समझौता नहीं होगा तो फिर सीटों का हम्म। बंटवारा कैसे होगा। किसी हालत में सीटें तो 243 ही रहनी है। और लेफ्ट को अगर सरकार बनानी है, अगर तेजस्वी यादव भी इस बात को समझ रहे हैं, कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है कि लेफ्ट को अगर ज्यादा सीटें देते हैं, एक तो उनके टूटने का खतरा कम रहता है, उनके डिफेक्ट करने का, किसी दूसरे गठबंधन में जाने का खतरा कम रहता है। तो तेजस्वी यादव तो समझ रहे हैं कि उनके ज्यादा लड़ने से गठबंधन को फायदा होगा और उनको सही बात। अल्टीमेटली मुख्यमंत्री बनना है। देखिए ओवरऑल पॉलिटिक्स पर अगर लेफ्ट बहुत मजबूत होगा, कांग्रेस बहुत हम्म। मजबूत होगी, तो ओवरऑल आरजेडी की पॉलिटिक्स कमजोर होती है, क्योंकि जी। इन्हीं दोनों का वोट लेकर के तो आरजेडी फला फूला है। लालू यादव की तो सारी पॉलिटिक्स हम्म। इन्हीं दोनों पार्टियों की है ना। भाई पहली हम्म। बार जब वीपी सिंह के लहर में भी तो कितनी 122 सीटें आई थी जनता दल को 324 के हाउस में, और कांग्रेस ने जी। 72 सीटें जीती थी, और एक समय था कि हम्म। लेफ्ट को 40-40, 35-37, 40 सीटें आती थी। तो लेफ्ट की ताकत सारी खत्म करके, कांग्रेस की ताकत खत्म करके, उनके रक्त पर पली बड़ी है आरजेडी। तो हम्म। आरजेडी को हमेशा ये खतरा रहता है कि अगर हम इनको ज्यादा सीटें देंगे और ये लोग अगर मजबूत हो गए तो इनका रिवाइवल हो सकता है, इनके रिवाइव तो कांग्रेस अजीत का जी यही रिवाइवल। बात तो है, यही अजीत जी यही तो मूल बात है जो कांग्रेस की रणनीति है। लोग कहते हैं कांग्रेस अपने को 2029 और 2030 के लिए अभी से तैयार कर रही है। कांग्रेस बैसाखी से छुटकारा पाना चाहती है और यह बात कि हमारे वोट से आप पले बढ़े हैं, नहीं, मुझे अब अपने पैरों पर खड़ा होना है। यह राहुल गांधी की और कृष्णा लवरू की बिहार की नीति जो कई पॉलिटिकल पंडित हैं वह इसी रूप में डिकोड कर रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा कि चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, बिहार के कांग्रेस नेताओं की जब बैठक बुलाई गई तो वहां बड़ी महत्ता के साथ पप्पू यादव भी रहे और कन्हैया कुमार भी रहे। तो यह बात भी है। हाँ बिल्कुल, तो कांग्रेस अपने रिवाइवल प्लान पर तो काम कर ही रही है ना, कांग्रेस अपने जी। रिवाइवल प्लान पर काम कर रही है। और हम लोगों हम्म। ने ये उत्तर प्रदेश में भी देखा, हम लोगों ने जो इमरान मसूद ने कहा, एमपी हैं उनके, कि अब 17 सीट पिछली बार तो ले लिया, अब उससे 17 सीट पर काम नहीं चलेगी, हम बराबर की पार्टी है, 17 सीट पर काम नहीं चलेगा। तो हम्म। कांग्रेस पार्टी दोनों जगह ये समझ रही है कि भाई एक तरफ तो बीजेपी मंडल की पॉलिटिक्स को कमजोर करने की राजनीति कर ही रही है, अब हम्म। कांग्रेस को उसमें अपने रिवाइवल की संभावना दिख रही है कि अगर मंडल की पॉलिटिक्स कमजोर होती है, बीजेपी मजबूत हो रही है, तो उसके बरक्स कांग्रेस मजबूत हो सकती है। जो सेकुलर वोट है वो वोट बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को चुन सकता है। कांग्रेस के मन में ये धारणा है। कांग्रेस अपने हम्म। पुराने वोट आधार को रिवाइव करने का प्रयास किस तरह से कर रही है, ये देखा देखा हम लोगों ने कि पप्पू यादव भी बैठे हुए हैं और राजेश राम भी बैठे हुए हैं और तारिक अनवर भी बैठे हुए हैं और तमाम मुस्लिम चेहरे भी उसके कांग्रेस पार्टी दिखा बिल्कुल। रही है। तो दलित का, जी। मुस्लिम का, ब्राह्मण का, देखिए महत्वपूर्ण रूप से राजेश राम के साथ वाली में आगे मदन मोहन झा भी बैठे हुए थे। तो हम्म। कांग्रेस अपने उस पुराने वोट आधार को, जिस पर उसने बरसों तक राज किया, उसको रिवाइव करना चाह रही है। और हम्म। आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को, इन सबको इस बात का खतरा लगता है कि अगर इसको रिवाइवल का मौका मिला कांग्रेस को और उसका कोर वोट अगर वापस आया, तब तो फिर राजनीति खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल। आरजेडी, हम लोग एक बड़ी तस्वीर पर चर्चा कर रहे हैं जो इस चुनाव से आगे है, इस चुनाव के बियॉन्ड है। जी। तो चुनाव हम्म। के, तो इस चुनाव में तो हो सकता है कि राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज कर ले, क्योंकि उनको भी पता है कि वो ये दाग अपने ऊपर नहीं लेना चाहेंगे कि उन्होंने लालू यादव से गठबंधन तोड़ा, जिसकी वजह से बीजेपी को जीतने का मौका मिला और बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। इस बार की हम्म। लड़ाई बीजेपी के लिए, इस बार की लड़ाई बड़ी क्रूशियल इसलिए है क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बार सारी कोशिश कर रही है। और बिल्कुल। तुरंत चुनाव के तुरंत जीतने के तुरंत बाद बनाए या थोड़े दिन के बाद बनाए, नीतीश कुमार के रिटायर होने पर बनाए, लेकिन बीजेपी को अपना सीएम बनाना है इस अगली हम्म। विधानसभा में जीत करके, अगर जीतती है तो। तो बीजेपी, कांग्रेस अपने ऊपर ये दाग नहीं लेना चाहेगी कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से अलायंस जी। टूटा, उसकी वजह से कोई पार्टनर छोड़ करके भागा। लोकसभा हम्म। चुनाव का ये ब्लेम कांग्रेस पर जाता है ज्ञानेश्वर जी, कि नीतीश कुमार ने हम्म। कांग्रेस की वजह से इंडिया ब्लॉक छोड़ा। जिस नीतीश कुमार बिल्कुल। ने इंडिया ब्लॉक का गठन करवाया, वो छोड़े सिर्फ राहुल गांधी की वजह से। हम लोगों ने, आपने बहुत ग्राफिक्स डिटेल में समझाया था कि किस तरह से जी। उस बैठक में जब समन्वय से इनको कन्वेनर बनाने की बात आई, कोऑर्डिनेटर बनाने की बात आई, तो राहुल गांधी कहने लगे कि ममता बनर्जी से पूछना होगा। और बिल्कुल। ललन सिंह उस बैठक में नाराज हो गए थे कि भाई नीतीश कुमार के नाम पर ममता बनर्जी मोहर लगाएंगी, और नीतीश कुमार अलग हो गए थे। तो वो हम्म। ब्लेम ऑलरेडी कांग्रेस के ऊपर है। अगर उस समय नीतीश कुमार अलग नहीं हुए होते तो 24 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर बिल्कुल दूसरी होती, मतलब सरकार हम्म। नहीं होती, बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं बनती।
तो अब उसका ब्लेम है। आप बिहार में भी ये जोखिम नहीं ले सकते हैं कि आपकी वजह से गठबंधन टूट जाए। तो हो सकता है कि इस चुनाव में राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन अपना स्ट्रेंथ दिखा के कॉम्प्रोमाइज करेंगे। वो बिल्कुल। सेक्रीफाइस भी करेंगे तो अपने को त्याग की मूर्ति बता करके कि हमने हम्म, गठबंधन बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए जो गठबंधन जरूरी है उसको बचाने के लिए हमने सेक्रीफाइस किया। ये भी जी। संभव है कि सीटों की संख्या अपनी ऊपर रखें और अपने कोटे में कहा जाए कि आप हेमंत सोरेन को भी और पशुपति पारस को भी एडजस्ट करिए, तो ज्यादा हम्म, सीटें लेकर के अपने कोटे से उनको दें ताकि आगे के लिए उनकी उनकी दावेदारी बनी रहे। तो कांग्रेस की सारी पॉलिटिक्स अपने रिवाइवल के प्लान के इर्द गिर्द घूम रही है और इस हम्म, प्रेशर के लिए घूम रही है कि उसको क्वालिटी सीटें भी मिले और नंबर ऑफ सीट्स भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम नहीं। तो ये बिल्कुल। प्लान है कांग्रेस का और तेजस्वी यादव भी इस प्लान को समझ रहे हैं। तो जी। वो भी इतनी आसानी से अपनी सीटें सरेंडर नहीं करेंगे। वो हम्म, 144 सीटों में से, जहां तक हमको लग रहा था, पहले तो कह रहे थे कि 150 सीट लड़ेंगे, जहां तक हम लोग का अपना अंदाजा है, जो एक एक दो दो सीटें जोड़ने के बाद भी ज्ञानेश्वर जी की 138 से नीचे नहीं जा सकते, 138 140 से नीचे बिल्कुल। नहीं जा सकते हम। हम्म, तो उतने में ही बहुत वहां भी बहुत एल्बो रूम नहीं है, जैसा अब हम लोग देख रहे थे कि पहले था। अब आप दो गठबंधन के दो सहयोगी और ले आए, तो उसके बाद आपका भी रूम बहुत कम हो गया अगर कांग्रेस भी इसी तरह से ठीक है। अड़ी रहती है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 रूम कम हो गया। और देखिए, आप तो कल पप्पू यादव खुश हो गए होंगे जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुला लिया और लंबी बातचीत की। पटना में तो रोते हुए दिखाई पड़े थे, आप बिल्कुल बेआबरू थे। देखिए, वो ये हमेशा हो जाता है और कांग्रेस भी उसमें कुछ हाँ, खेल करती है। कांग्रेस भी ये हम्म, मैसेज बनवाना चाहती है कि आपके साथ जो अपमान होता है वो आरजेडी की वजह से होता है, तेजस्वी यादव की हम्म, वजह से होता है। जब अकेले हम बुलाते हैं तब तो हम आपको बहुत सम्मान देते हैं, जब हमारी जी। बैठक में आप अच्छा, आते हैं तो बिल्कुल, ये भी आपके खेल है। जी जी हाँ, जी। आपके सम्मान में हम तो कमी कभी रखते नहीं है, ना कभी प्रियंका गांधी वाड्रा रखती है, ना राहुल गांधी रखते हैं। और देखिए, आज हम्म, सभी अखबारों में जो तस्वीर छपी है उसमें कई लोगों की तस्वीर कट गई है। अखबारों हम्म, में अखिलेश सिंह और तारिक अनवर, इन कई लोगों की तस्वीरें नहीं है, लेकिन पप्पू यादव बहुत प्रोमिनेंटली उसमें बैठे हुए हैं और मोबाइल देखते हुए उनकी तस्वीर है सामने, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस ये हम्म, मैसेज देती है कि हमारी वजह से नहीं होता है। जब आप आरजेडी हम्म, वाले समारोह में आते हैं तभी होता है, तो ये आरजेडी वालों की गड़बड़ी है, हम तो आपको पूरा सम्मान दे रहे हैं। तो कांग्रेस ये हम्म, मैसेज बनवा देती है, इसका मैसेज ओवरऑल भी जाता है, बाकी कम्युनिटी में भी जाता है और पप्पू यादव विक्टिम भी बन जाते हैं, पप्पू यादव शहंशाह भी हो जाते हैं। एक जगह विक्टिम हो जाते हैं, हम्म, दूसरी जगह बादशाह हो जाते हैं कि भाई ठीक है, कांग्रेस तो इतना सम्मान दे रही है। तो कांग्रेस इसका देखिए, पप्पू यादव के बहाने आपको क्या दो वोट सध रहा है, मुसलमान का भी और यादव का भी। पूरा सीमांचल सध रहा बिल्कुल। है जिस इलाके में आरजेडी की ताकत कमजोर है। आरजेडी से हम्म, ज्यादा बड़े नेता वहां पप्पू यादव हैं उस सीमांचल के इलाके में, और वो कांग्रेस के साथ है। वो भी कांग्रेस के प्रति पूरी निष्ठा दिखाते हैं और कांग्रेस भी उनके प्रति पूरा सम्मान दिखाती है। तो आरजेडी हम्म, इससे भी बहुत आशंकित रहती होगी कांग्रेस की इस पॉलिटिक्स से, कि कांग्रेस हम्म, हमारा उसका पिछड़ा, मतलब पिछड़ों में भी यादव और मुसलमान का वोट जो एमओआई का समीकरण है उसको टारगेट कर रही है। कांग्रेस अपना अगला वोट भी ले आ रही है कन्हैया कुमार, मदन मोहन झा और अखिलेश सिंह को आगे करके, और एमओआई के वोट को भी टारगेट कर रही है। दलित वोट पर अपना वर्चस्व दिखा रही है, क्योंकि बीजेपी आरजेडी की तरफ से कोई राम चेहरा, जो दलित चेहरा में आप आगे नहीं कर सके, शिवचरण राम को आपको ले आना था लेकिन आप आगे बहुत लेके नहीं आ सके, उनको अध्यक्ष बनाने की ही एक बार बात हो रही थी। तो जी। दलित की पॉलिटिक्स में भी दलित का वह खेमा जो एनडीए की बजाय इंडिया ब्लॉक की तरफ आएगा, उसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस कर रही है। फॉरवर्ड हम्म, लीडरशिप का प्रतिनिधित्व कांग्रेस कर रही है। और मुस्लिम यादव में भी एक प्रोमिनेंट चेहरा, उस वोट को टारगेट करने वाला चेहरा पप्पू यादव का है, उसका प्रतिनिधित्व भी कांग्रेस कर रही है। तो ये कांग्रेस का अपने रिवाइवल के प्लान का ही पार्ट है ये। तो बिल्कुल पप्पू बिल्कुल। यादव को कांग्रेस हमेशा सम्मान दे देती है और उनके हिसाब हम्म, से कहे कि ये सीटों के बंटवारे का मामला सीमांचल में थोड़ा ज्यादा अटकेगा इसी वजह से, क्योंकि वहां कांग्रेस पप्पू यादव के हिसाब से सीटें बांटेगी। और आरजेडी इसके लिए कितना तैयार होती है ये देखने की बात होगी, कि आरजेडी अगर नहीं तैयार होती है तो मामला वहां और बिगड़ेगा, क्योंकि चलिए, पप्पू ये यादव देखने को की कांग्रेस। बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखने की बात होगी। देखिए, हम लोगों ने महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो तनातनी है वह बात तो कर ली। देखिए, तेजस्वी यादव के लिए और कई मोर्चों पर, देखिए, तेज प्रताप यादव को तो पार्टी से निकाला गया, परिवार से निकाला गया, और अब तेजस्वी यादव के बारे में भी वह कुछ ना कुछ बोलने ही लगे हैं। लेकिन कल वह तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंच गए और बिल्कुल। वहां जो बाढ़ पीड़ित हैं, वहां जो परेशान लोग हैं, उनको वहां मदद पहुंचाने का उन्होंने काम किया। अब तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के क्षेत्र में घुसकर सीधे तौर पर चुनौती देने का काम कर रहे हैं कि मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं? इस राजनीति को अजीत जी आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आप एक तो इससे इमेज तो कोई तेजस्वी यादव की बिगड़ी ही कल के घटनाक्रम से, कि बाढ़ आई जी, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, बाढ़ आई तो आप नहीं आए घूमने। बिल्कुल। तेजस्वी यादव तो नहीं नहीं गए ना गए, लोगों। गए।
गए, वो भी गए थे, लेकिन अब उनकी व्यस्तता तो जानते ही है, गए थे। नहीं, अब वो तो जिस तरह से जाना आना होता है, एक तो होता है जैसे प्रधानमंत्री भी कल हिमाचल प्रदेश और जा करके और पंजाब में सर्वे करके आए, हवाई सर्वे करके आए, तो आप गए, घूम हुँ, के आ गए। जितना प्रोमिनेंट, आप देखिए जितना प्रोमिनेंट कल का कार्यक्रम रहा तेज प्रताप का, कि नाव से भी हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, राहत बांट रहे हैं, उस तरह से तस्वीर आपकी मतलब तेजस्वी की नहीं आई। तो एक मैसेज हुँ, बनवाने की कोशिश तो ये हुई कि तेजस्वी यादव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर ध्यान नहीं देते हैं। हुँ, दूसरा मैसेज ये है कि ये मैसेज नहीं है कि तेजस्वी यादव ने भेजा उनको, तो मदद हुँ, पहुंचाने तो वो नहीं गए थे। तीसरी बात यह है कि आमतौर पर तेज प्रताप के इफेक्ट को लोग इस 243 सीटों के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि जी, दिल्ली में भी आमतौर जिससे बात करिए, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो बिहार के चुनाव को हुँ, देख रहे हैं, कि भाई तेज प्रताप क्या असर करेंगे, वो कोई यादव वोट थोड़े काट लेंगे, अगर उनको कितना यादव वोट 243 सीटों में। भाई 243 सीट का मतलब ही नहीं है, वो 10 सीटों पर जाकर के चुन के 10 सीट अगर लड़ने चले गए, और तो जी, 10 सीटों पर अगर खराब कर दिया तो आरजेडी का प्रोस्पेक्ट खराब हो गया। अगर बिल्कुल। जैसे अभी जहां से वो एमएलए हैं हसनपुर से, वहां वो कोई जी, कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो वो मजबूत हुँ, कैंडिडेट होगा। यहाँ के सीटिंग एमएलए है, महुआ से सीटिंग हुँ, एमएलए रहे हैं, अगर वहां आके हुँ, लड़ गए तो महुआ खराब कर देंगे, हसनपुर खराब कर देंगे, अरवल में कैंडिडेट अनाउंस कराए हैं वहां खराब कर देंगे। जैसे 2019 में जहानाबाद खराब कर दिया, वैसे 10 सीटें खराब कर देंगे, बात खत्म हो गई। उससे ज्यादा का मार्जिन थोड़े होना है। अभी कोई कोई ऐसा मैसिव बिल्कुल। मैंडेट थोड़ी आता दिख रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10 सीट खराब करने का। तो तेज जी, प्रताप भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, इसलिए ताकि अंत पंत आकर के आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तेज प्रताप से। देखिए तेज हुँ। प्रताप से तो किसी न किसी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज करना होगा आरजेडी को, लालू यादव के परिवार को, नहीं तो वो नुकसान करेंगे, और ऐसा नुकसान करेंगे जिसकी भरपाई संभव नहीं हो। तो जिसकी भरपाई संभव नहीं हो। चलिए अब प्रशांत किशोर की बात कर लेते हैं। देखिए प्रशांत किशोर आजकल कह रहे हैं और बहुत ही मजबूती से कह रहे हैं कि देखिए लालू यादव का वह दौर, जिसे जंगलराज कहा जाता था, और तेजस्वी यादव का यह नया जमाना, जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं युवा हूँ, नई सोच का हूँ और नया बिहार सोचकर आगे बढ़ रहा हूँ। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम कैसे मान लें कि तेजस्वी यादव और लालू यादव में फर्क है। तेजस्वी यादव ने आतंक के पर्याय बने, मतलब यह प्रशांत किशोर के शब्द हैं, जिसमें वह सुरेंद्र यादव का नाम गया में ले लेते हैं, जिसमें वह ललित यादव का नाम ले लेते हैं, जिसमें राजबल्लभ यादव का नाम ले लेते हैं, रीतलाल यादव का नाम ले लेते हैं कि तेजस्वी यादव ने किसी से भी कन्नी काटी क्या, जिसके कारण हम मान लें कि नहीं तेजस्वी यादव बदल गए और वह लालू यादव की छाया से बाहर निकल गए। तो इस बात को आजकल मजबूती से, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि लालू यादव ने हर जिले में तोप और गोप पैदा किए और वही वहां उनके पावर हाउस रहे, ट्रांसफार्मर रहे, जो उनकी मर्जी हुई। देखिए राजबल्लभ यादव तो अब वहां से, चूंकि वहां अलग ही समीकरण बन गया, दोस्त दुश्मन बन गया, दुश्मन दोस्त बन गया। तो प्रशांत किशोर आजकल इस बात को खूब प्रचारित कर रहे हैं कि लालू और तेजस्वी में बहुत फर्क नहीं है। देखिए ये बात तो अभी चुनाव में होगा, आगे चुनाव में आप देखिएगा बीजेपी के लोग भी लालू यादव की तस्वीर लेकर के घूमेंगे, प्रशांत किशोर भी लालू जी, यादव की तस्वीर लेकर के घूमेंगे, क्योंकि वो जो पार्टी 20 साल लगातार, बीच में 34 महीने का रहा, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे वो, लेकिन मोटे तौर पर 17 साल ही हम लोग माने, तो जो पार्टी 17 साल हम्म, अपोजिशन में रही होगी, उसके बारे में कहने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। आप हम्म, उसके 15 साल पहले के, उसके 15 साल का जो राज था आरजेडी का, उसी राज की याद दिला सकते हैं। वही जी, इलाज याद दिला करके बीजेपी को भी चुनाव लड़ना है, वही याद दिलाएंगे प्रशांत किशोर भी। आरजेडी के ऊपर किस बात के लिए अटैक करेंगे? सरकार में रहे होते, उन्होंने काम नहीं किया होता तो आप निशाना साधते, अपोजिशन को क्या अटैक करेंगे? हम्म, अपोजिशन ये आप एक बार ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपोजिशन के तौर पर भूमिका ठीक से नहीं निभाई, तो जनता इस बात को नहीं समझती है कि अपोजिशन को क्या भूमिका निभानी चाहिए। आप हम्म, याद दिलाएंगे कि सत्ता में रहते हुए उनका जो राज था, उस राज की क्या कमियां थी, क्या गड़बड़ियां थी, और उन गड़बड़ियों के जो चेहरे थे उनसे आपने पीछा छुड़ाया या नहीं छुड़ाया। तो ये बात हम्म, फैक्चुअली करेक्ट है कि उन तेजस्वी यादव ने किसी भी उस बैगेज को उतार करके फेंकने की कोशिश एक बार की थी, अब इस बार नहीं की है। एक समय था, बिल्कुल, आपको भी ध्यान है, हम लोग चर्चा करते रहे हैं, जब उन्होंने वो बैगेज उतारने की कोशिश की थी, उन्होंने तो पोस्टर से लालू यादव की तस्वीर ही हटा दी थी, मतलब कि लालू यादव जी, के नाम पर हमको नहीं लड़ना है। उस हम्म, लीगेसी से छुटकारा पाना चाहते थे वो। इस बार बहुत डेलिबरेटली वो इससे छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि ये तस्वीर दिखे, लालू यादव वाली हम्म, तस्वीर दिखे, पिछड़ों के मसीहा, गरीबों के मसीहा वाली तस्वीर दिखे, और वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन का चुनाव है ज्ञानेश्वर जी, और मंडल की पॉलिटिक्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा बड़े चेहरों के हटने के बाद, इसकी लड़ाई है। मंडल की बिल्कुल, पॉलिटिक्स सिर्फ बिहार में बची है, और उस पॉलिटिक्स को में आप हम लोग
कई बार बात कर चुके हैं कि लालू यादव का अब खत्म है दौर, रामविलास पासवान गुजर चुके हैं, सुशील मोदी गुजर गए हैं, नीतीश कुमार का आखिरी पारी खेल रहे हैं, तो फिर उस पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट कौन करेगा? उस पॉलिटिक्स को के नेचुरल चॉइस तेजस्वी यादव है, और वो उनको तभी मिलेगा, वो विरासत उनको तभी मिलेगी जब वो लालू यादव का चेहरा दिखाते रहे। बीजेपी भी क्लेम जो कर रही है वो नीतीश कुमार का चेहरा दिखा के ही क्लेम कर रही है, मंडल पॉलिटिक्स को भी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लेना है। तो आरजेडी को इस बार डेलिबरेट है, ये प्लान क्या है? हमसे पूछा था कल किसी ने, कहीं एक जगह और एक प्लेटफॉर्म पर थे हम, कि भाई ये जब जो उपराष्ट्रपति हैं सुदर्शन रेड्डी जब बिहार गए तो उन्होंने लालू यादव के साथ तस्वीर खिंचवाई, और इस बात का बहुत विरोध किया बीजेपी ने। कई जगह तो ये आई, वकीलों के एक समूह ने या कुछ रिटायर्ड जजों ने इस पर आपत्ति की कि भाई आप पूर्व जज हैं और एक सजा याफ्ता मुजरिम के साथ आप खड़े थे। इसका सिंपल जवाब है कि वो भी डेलिबरेट था। कांग्रेस और आरजेडी दोनों लालू यादव का चेहरा दिखाना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं बिहार की जनता को कि लालू यादव देखिए कितने बड़े नेता हैं, कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी आए तो उनसे मिले जाकर के, राहुल गांधी आए तो मिले जाकर के उनसे। तो लालू यादव को बड़ा नेता दिखाने की जो पूरी कोशिश है वो इसलिए है क्योंकि लालू यादव की लीगेसी सीधे ट्रांसफर करानी है तेजस्वी यादव को। तो अब अगर जितना इस बात का प्रचार होगा, चाहे प्रशांत किशोर करें या बीजेपी करे, उसका जितना नुकसान होना है उस अनुपात में आरजेडी फायदा भी देख रही है। गरीब पिछड़ा का कार्ड खेलना है, अति पिछड़ा का कार्ड खेलना है। तेजस्वी को उसका नेचुरल उत्तराधिकारी बताना है, उस पॉलिटिक्स का, मंडल की पॉलिटिक्स का एकदम स्वाभाविक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बनाना है। और लालू यादव के रहते अगर वो ट्रांसफर लालू यादव के चेहरे से होता है तो वो ज्यादा संभव है, क्योंकि नीतीश की तरफ से कोई चेहरा नहीं है। नीतीश की तरफ से जो चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, अपना उनका कोई चेहरा नहीं। और सबको पता है कि ट्रांजिशन का फेज है, नीतीश कुमार अब आगे नहीं आने वाले हैं, मतलब जीत गए तब भी नहीं आने वाले हैं आगे, उनका दौर खत्म हो गया है। तो तेजस्वी को ट्रांसफर, उनको 5-6% वोट की तो जरूरत है ज्ञानेश्वर जी, उनको ज्यादा वोट की जरूरत नहीं, उनको ऐसा नहीं है कि 50% वोट लेना है, उनको जितना अपना वोट है उसमें 5-6% वोट जोड़ना है। और वो ये मान रहे हैं कि लालू यादव का चेहरा दिखा करके, पिछड़ा देख राजनीति करके, आप देखिए उनके तमाम प्रवक्ताओं की आप बात सुनिए, जो फायर ब्रांड उनकी प्रवक्ता महिला लड़कियां हैं या पुरुष हैं उनकी बात देखिए, किस तरह से सारा नैरेटिव पिछड़ों के इर्द गिर्द, दलितों के, वंचितों के इर्द गिर्द घूम रहा है। और उसके मसीहा लालू यादव, अब कोई शर्माता नहीं है लालू यादव का नाम लेने में या लालू यादव का गुणगान करने में। तो ये एक राजनीति है, उनको इस बात का फायदा हो सकता है मिले, हो सकता है बूमरैंग कर जाए, हो सकता है कि सबको याद आ जाए और जो अगड़े हैं और जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, सबको लगे कि भाई उस समय की जो टायरनी थी वो याद आ जाए और लोग छोड़ दें उनको पूरी तरह से। लेकिन ये भी हो सकता है कि पिछड़ा के नाम पर कुछ लोग तेजस्वी के साथ चले जाएं, ये भी हो सकता है। चलिए, तो देखिए बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में बहुत कुछ है, रोज हम लोग आपको बताते ही रहते हैं, आगे भी बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।